Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class. This is your teacher Mrs. Sobia Azhar from Government Degree College F Block, Settle Town, Rawalpindi. Second year we are studying the chapter number 15 of second year book, first chapter homeostasis. In the last lecture we discussed about the structure of human urinary system as well as the structure of kidney. किडनी के स्ट्रक्चर में आपने ये बात पढ़ी थी कि किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है वो नेफ्रॉन होता है, ठीक है। तो आज हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन in detail. Now, nephron is the structural and functional unit of kidney, and you all know from the last lecture that kidney is divided into two portions, into two regions. एक उसका outer darker region होता है जो कि cortex कहलाता है, और एक अंदर का जो pale lighter region होता है जिसे हम medulla कहते हैं. Depending upon the part of the nephron which is present in the cortical region or the cortex, they are called as cortical nephrons. और जो मेडुला में पाए जाते हैं, इनर पार्ट ऑफ मेडुला में जो नेफ्रॉन पाए जाते हैं वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहलाते हैं. तो ये दो टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो है वो तकरीबन 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं, और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो हैं वो 15% हैं. और ये कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, वो इनर मेडुला में पाए जाते हैं. इनमें शॉर्ट लूप ऑफ हेनले होता है, उनमें जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होता है. ये तो इनकी डिस्क्रिप्शन हो गई. अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की तरफ, जो कि हमारा अब मेन आगे का जो टॉपिक है, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, राइट. स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि जो उसकी इनर एंड होती है नेफ्रॉन की, वहाँ पर एक कप शेप्ड स्वेलिंग होती है जिसको हम बॉमेन कैप्सूल कहते हैं. आप अगर इसकी फिगर को भी साथ साथ स्टडी करें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये जो स्वेलिंग वाला पोर्शन है, ये वाला, ये जो है ये बॉमेन कैप्सूल कहलाता है, ठीक है. इस बॉमेन कैप्सूल जो होता है, इसके अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज पाया जाता है जिसको कि हम कहते हैं ग्लोमेरुलस. बॉमेन कैप्सूल के इर्द गिर्द जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है वो ग्लोमेरुलस कहलाता है. ये बॉमेन कैप्सूल में ये कैपिलरीज का नेटवर्क जो है ये एंटर हो रहा होता है एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू, और उससे निकल रहा होता है ईफ्रेंट आर्टियोल के थ्रू. एक ए से है, एक ई से है. एफ्रेंट आर्टियोल से एंटर हो रहा है और ईफ्रेंट आर्टियोल से निकल रहा है, ठीक है. फिर ये बॉमेन कैप्सूल पीछे जो है ये प्रॉक्सिमल टेब्यूल में एक्सटेंड होता है. ये प्रॉक्सिमल टेब्यूल जो है फर्दर आगे लूप ऑफ हेनले में एक्सटेंड होता है. ये लूप ऑफ हेनले जो है फिर वो आगे डिस्टल टेब्यूल में, और ये डिस्टल टेब्यूल जो है ये कलेक्टिंग डक्ट में आता है. ये इसकी फिगर है. अब हम इसको चार्ट की मदद से भी स्टडी करते हैं. द इनर एंड जो है वो बॉमेन कैप्सूल कहलाती है. बॉमेन कैप्सूल जो है उसके इर्द गिर्द जो कैपिलरीज का नेटवर्क होता है वो ग्लोमेरुलस कहलाता है. ग्लोमेरुलस में ये कैपिलरीज जो हैं, ग्लोमेरुलस जो है वो किडनी बॉमेन कैप्सूल में कहाँ से एंटर होता है, थ्रू द एफरेंट आर्ट्रियोल, और निकलता कहाँ से है, ईफ्रेंट आर्ट्रियोल से. बॉमेन कैप्सूल जो होता है वो आगे फर्दर जो है 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, और वो क्या हैं, प्रॉक्सिमल टेब्यूल, ठीक है, और उसके बाद लूप ऑफ हेनले, और फिर डिस्टल टेब्यूल. इन दोनों प्रॉक्सिमल टेब्यूल और डिस्टल टेब्यूल के इर्द गिर्द भी कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, और उस कैपिलरी के नेटवर्क को हम पेरीटेब्यूलर कैपिलरीज कहते हैं. जो बॉमेन कैप्सूल में था नेटवर्क वो ग्लोमेरुलस था, और जो इन दोनों टेब्यूल्स के इर्द गिर्द है उन्हें हम पेरीटेब्यूलर कैपिलरीज कहते हैं. फर्दर जो लूप ऑफ हेनले है
ये दो उसमें आपने देखा है डायग्राम में भी कि होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। एक जो है ना वो डिसेंड कर रहा है, नीचे को जा रहा होता है, और एक असेंड कर रहा होता है, ऊपर को आ रहा होता है। तो इन लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होता है उसकी कैपिलरीज एक्सटेंड करके एक नेटवर्क बनाती हैं जिसको कि हम वेजा रेक्टा कहते हैं। और इसका काम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन। अब ये वाली पेरिटब्यूलर कैपिलरीज जो थी ये वो थी जो ग्लोमेरुलस से एक्सटेंड हुई थी, ठीक है। और लूप ऑफ हेनले पे जो कैपिलरीज होती हैं वो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन से एक्सटेंड होती हैं और वो वेजा रेक्टा कहलाती हैं। डिस्टल टेब्यूल जो है वो फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है, कलेक्टिंग डक्ट पेल्वस में खुलता है, और पेल्वस जो है वो फिर वहाँ से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं यूरिन को, या जो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो ये तो सारा जो है एक स्ट्रक्चर है। अगर आप इस चार्ट को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको बहुत आसानी से जो है ये समझ आ जाएगा। एक दफ़ा आप फिर इस चार्ट को देख लीजिए। कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जक्सामेडुलरी नेफ्रॉन्स, फिर उसके स्ट्रक्चर में इनर एंड पे बॉमेन कैप्सूल, फिर उसके बाद बॉमेन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस जाते एंटर होते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल से, निकलते हैं ईफरेंट आर्ट्रियोल से। बॉमेन कैप्सूल इन तीन चीज़ों में आगे डिवाइड हो रहा है, और इसी चीज़ को अब हम ज़रा फिगर से भी समझेंगे तो आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगी। यहाँ पर आपने देखा कि ये है बॉमेन कैप्सूल कप शेप का, इसके अंदर ग्लोमेरुलस है, वो एंटर एफ्रंट से हो रही है, निकल ई फ्रंट से रही है। फिर ये आगे प्रॉक्सिमल टेब्यूल में जाता है। प्रॉक्सिमल टेब्यूल में भी ये ग्लोमेरुलस की पेरिटेब्यूलर कैपिलरीज जो हैं वो उसे रखती हैं। फिर उसके बाद लूप ऑफ हेनले आता है। लूप ऑफ हेनले में ये वाला डिसेंडिंग है और ये वाला असेंडिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद ये डिस्टल टेब्यूल में भी वही, और ये लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द आप ये देखें कि ये जो ईफरेंट आर्ट्रियोल है इसमें से एक जो है वो नेटवर्क जो है कैपिलरीज का वो लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द आ रहा है, जिसे हम वेसा रेक्टा कहते हैं। कलेक्टिंग डक्ट के बाद ये एक्सक्रीट हो जाता है। ये तो था सारा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब उसके बाद जो है हमने पढ़ना है कि ये स्ट्रक्चर जो है वो काम कैसे करता है। हाउ डज़ दिस स्ट्रक्चर फंक्शन? इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? पहला फंक्शन जो है इसका है फिल्ट्रेशन, ठीक है। जैसे ब्लड ग्लोमेरुलस में आता है और बॉमेन कैप्सूल में जाता है तो वहाँ से उसकी फ़िल्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो ग्लोमेरुलस होता है उसकी वॉल्स बहुत ज़्यादा पोरस होती हैं, तो आसानी से जो है वेस्ट मटेरियल जो है वो उसमें से ब्लड में से अलहदा हो जाता है। और वो फिल्ट्रेट जो कि ग्लोमेरुलस में बन रहा है उसे हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं। और ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो होता है इसमें बहुत सारे जो है यूज़फुल भी सब्सटेंसेस भी होते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट वगैरह, ये एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो पहला काम किडनी का क्या नेफ्रॉन का क्या है कि फ़िल्टर करना। दूसरा काम है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जितने भी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के अंदर यूज़फुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और सॉल्ट वगैरह, उन सब को जो है ये प्रॉक्सिमल टेब्यूल जो होता है जो ग्लोमेरुलस के बाद है वो रीएब्जॉर्ब कर लेता है, और अब उस फिल्ट्रेट के अंदर सिर्फ नाइट्रोजनस बेस्ड मटीरियल्स जो हैं वो बच जाते हैं। अगला काम है सेक्रीशन। जो ट्यूबुलर एपिथेलियम होती है वो कुछ सेक्रीशंस करती है ल्यूमेन में, और ये सेक्रीशंस में क्या स्पेशली क्या चीज़ होती है, हाइड्रोजन आयंस होते हैं ताकि वो पीएच वैल्यू को बैलेंस कर सके, और फिर ये जो फिल्ट्रेट है वो ट्यूब्यूल्स में से पास आउट कर जाता है। तो ये तीनों काम जो हैं वो नेफ्रॉन में होते हैं, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन। अब उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि काउंटर करंट मैकेनिज़्म और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं इनकी कंसंट्रेशन क्या है। जी बच्चों, नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है वो क्या होती है।
रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर जब होगा तो जाहिर है प्रिंसिपल फंक्शन जो है हमारी बॉडी का क्या होगा कि वो वाटर को रिटेन करे। जब पानी कम मिलेगा हमें तो हमारी बॉडी अपने वाटर को रिटेन करने की कोशिश करती है। दिस इज़ डन बाय कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट बाय काउंटर करंट और हार्मोनल मैकेनिज़्म। ये काम जो है यानी कि पानी को कंज़र्व करने का जो काम है ये कैसे होता है, या तो एक हार्मोनल मैकेनिज़्म होता है और दूसरा जो है काउंटर करंट मैकेनिज़्म होता है। अगर एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर हो तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट इज़ रिड्यूस्ड। अगर आपके पास इनफ पानी है तो फिर फिल्ट्रेट जो निकल रहा है नेफ्रॉन में से उसमें से रीअब्जॉर्प्शन वाटर की नहीं होती। द रिडक्शन इन द रीअब्जॉर्प्शन कॉजेज़ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन। और जाहिर है जब वो पानी को रीअब्जॉर्ब नहीं करेगा तो यूरिन जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, और ह्यूमन जो है वो 99.5% रीअब्जॉर्प्शन करता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट की। तो ये हो गया। अब हमने दो मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ा है कि काउंटर करंट मैकेनिज़्म है और हार्मोनल मैकेनिज़्म है। अब हमने देखना है कि ये दोनों मैकेनिज़्म किस तरह से काम करते हैं, किडनी में को हेल्प आउट करते हैं। जी बेटा, अब हम बात करेंगे काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम की कि ये क्या सिस्टम होता है। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है किडनी में वो कंसंट्रेट होता है फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू द मेडुलरी पार्ट। आपको याद है कि हमने पढ़ा था कि किडनी का आउटर पोर्शन डार्कर है, कॉर्टेक्स और इनर पोर्शन लाइटर है। तो ये फिल्ट्रेट भी जो होता है वो कंसंट्रेट कैसे होता है कि कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ आते आते ये कंसंट्रेटेड हो जाता है। यानी ग्लोमेरुलस वाला फिल्ट्रेट जब लूप ऑफ हेनले में से गुजरेगा तो वो उसमें रीएब्जॉर्प्शन वाटर की और चीज़ों की ज़्यादा हो जाएगी और जो है उसके अंदर जो है सिर्फ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रह जाएंगे तो वो कंसंट्रेटेड यूरिन बन जाता है। ठीक है, This mechanism causes gradual osmotic outflow of water from the filtrate back to the kidney। यानी कि ऑस्मोसिस के ज़रिए आउटफ्लो होता है इस फिल्ट्रेट में से वाटर का बैक टू द किडनी। किडनी वापस पानी रीअब्जॉर्ब करती है। ठीक है, एज इट पासेस डाउनवर्ड इन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जब वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में से गुजर रहा होता है तो वो मैक्सिमम पानी को रीअब्जॉर्ब कर लेता है। और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो होता है इट डज़ नॉट अलाउ द आउटफ्लो ऑफ द वाटर, बल्कि ये सोडियम आयंस को किडनी में एब्जॉर्ब करता है। यानी अब हमने ये काउंटर करंट मैकेनिज़्म में ये देखा था कि कॉर्टेक्स से मेडुला तक आते आते हमारा जो एक्सक्रीटरी फ्लूइड है वो कंसंट्रेटेड हो गया। कैसे कंसंट्रेटेड हो गया कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले ने पानी को रीअब्जॉर्ब कर लिया और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ने जो उसमें सोडियम आयंस और यूज़फुल चीज़ें थी उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया। तो अब जाहिर है उसके अंदर पानी कम है और ज़्यादातर वेस्ट मटीरियल जो है वही मौजूद है हाई कंसंट्रेशन में। तो इस मैकेनिज़्म को, इस तरीक़ेकार को हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज़्म कहते हैं, जिसकी वजह से किडनी जो है वो कंसंट्रेटेड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो ये तो था काउंटर करंट मैकेनिज़्म। दूसरा मैकेनिज़्म जो है वो है हार्मोनल कंट्रोल, कि हार्मोन्स की सिक्रीशन की वजह से भी जो है ये किडनी जो है वो पानी को रीअब्जॉर्ब कर लेती है और यूज़फुल चीज़ों को रीअब्जॉर्ब कर लेती है। द